एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इसको कराने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है इस वजह से, लेकिन उस पूरी कहानी को आगे पहुंचाने से पहले सबसे पहली काम की बात, हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ से निकालते क्या है बताएंगे? हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ से क्या निकालते हैं? निकालते हैं अब इससे डी फाइंड करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये, अब कैसे फाइंड करेंगे वो मैं तब तक तुम बताऊंगा नहीं, तुम्हें अपने आप समझ में आएगा नहीं। रिलेटिव तो यही है, और जो मैं समझाऊंगा उसमें एक बात की बिल्कुल गलती ना करेंगे, यार ये बात मुझे पहले अपने आप आ जानी चाहिए, नहीं आएगी तो समझाना ही पड़ेगा। जैसे गॉस लॉ में अगर डेरिवेशन कराई ना जाए तो अपने आप कैसे कर लोगे, वैसे सेम टू सेम एम्पियर्स सर्किटल लॉ का बेसिकली स्टेटमेंट क्या है? इंटीग्रल पी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, जबकि उसका क्या था? गॉस लॉ का बेसिक रूल क्या था? गॉस लॉ कैसे लिखा जाता था? गॉस लॉ एक बार याद कर लो। गॉस लॉ कुछ ऐसे था, इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू में क्यू इनसाइड अपॉन में क्यू इनसाइड अपॉन में एफ साइन नॉट। तो ऑलमोस्ट उसी से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंस है इसके उसके अंदर। जैसे कि इसमें सबसे पहली काम का डिफरेंस तो यही आता है कि ये लाइन इंटीग्रल है, पहली बात तो ये, और लाइन इंटीग्रल यानी कि इसमें लेंथ को इंटीग्रेट करेंगे। और दूसरी काम की बात की एम्पियर सर्किटल लॉ इज यूज्ड टू फाइंड, इट इज यूज्ड टू फाइंड बी, इट इज यूज्ड टू फाइंड कह लो, कैलकुलेट कह लो, बी निकालने काम में आता है। जबकि वो किसको बात को निकालने काम आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या निकालेगा? मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा कुछ पहली बात तो ये। दूसरी काम की बात ये कि मैं इसका बात नीचे यहाँ पे हेडिंग बना के लिख रहा हूँ कि आखिर एम्पियर सर्किटल लॉ का हम लोग यूज कब करते हैं, ठीक है? यूजफुल कब है ये यूजफुल किस जगह पर है, कौन सी कंडीशंस में लगाते हैं? कंडीशंस टू अप्लाई, कंडीशंस टू अप्लाई। हम इसको किन किन कंडीशंस में अप्लाई करेंगे, और इस जगह पर मैं तुम्हारे सामने तीन बातें रखूंगा, तुम उसके लिए तीन यानी कि 1 2 3 4 5 6 लाइनें छोड़ दो फिलहाल। मतलब पहले ये लिखो कि एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ने जा रहे हैं, और अभी से इस तैयारी मतलब कि यार बिना कुछ समझ में आ जाए अभी क्या भी मैं होशियार बन जाऊं, नहीं, रुक जाओ। मतलब पहले ये लिखो कि बी डॉट डी एल है, लाइन इंटीग्रल है, हमें बी निकालने काम में आता है, और कब यूजफुल है उस बात में 6 लाइनें छोड़कर एबीसी लिख के आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान से देखिए, उसके बाद मेन तीनों बातों को दोबारा से लिखवाऊंगा तुम्हें, लेकिन अभी नहीं, वो तरीका सही नहीं है अभी क्या। एम्पियर सर्किटल लॉ में जो पहला आदमी पढ़ना उसका नाम क्या है? सोलेनॉइड। और एक ही पढ़ना पहला, क्या इकलौता है वही है। टॉलॉइड की कोई स्टडी करनी नहीं है, उस चक्कर में पढ़ना भी मत। टॉलॉइड क्या चीज है, ठीक? ध्यान से बात सुने। सबसे पहली बात सभी लोग ध्यान से ये समझ लें कि व्हाट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड कुछ खास नहीं, अपने पास में किसी भी सिलेंडर के ऊपर वायरों को लपेट देना इज कॉल्ड सोलेनॉइड। सिलेंडर के ऊपर वायर को लपेट देना सोलेनॉइड। तुम लोग पहली बार सुन रहे हो क्या सोलेनॉइड का नाम? मैं पहली बार शायद 10th में सुना हो या ना सुना, लेकिन फिर भी काम की चीज ये कि किसी भी एक ऐसा सिलेंडर जिसकी लंबाई उसकी रेडियस से ज्यादा हो, मतलब वो लंबा दिखना चाहिए। जैसे कि सिक्का भी एक सिलेंडर है, पिज्जा भी एक सिलेंडर है, लेकिन पिज्जे में सिक्के में और सिलेंडर इस वाले में क्या अंतर है? पिज्जा में ना उसकी रेडियस ज्यादा होती है, मोटाई कम होती है। हमें ऐसे कि जिसकी रेडियस कम हो और लंबाई ज्यादा हो, तो ऐसे सिलेंडर को उसके ऊपर अगर तार लपेट दें हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। तो पहली बात तो ये, एक ऐसा सिलेंडर जिसकी लेंथ, एक सेकंड, जिसकी लेंथ उसकी रेडियस से काफी ज्यादा हो, और उसके ऊपर अगर हम लोगों ने वायर को लपेट दिया तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड।
उसके ऊपर हम लोग वायर को लपेट देंगे, दैट इज सोलेनॉइड। और अगर उसमें करंट भी चला गया तो ये क्या बन जाएगा फिर, एक मैग्नेट। और बहुत तगड़ी मैग्नेट बनता है, मतलब इतना तगड़ी मैग्नेट कि इससे वो धूप वाली वो ऐसे करके बटन दबा के कैच चिपका लेता है। अगर तुमने मूवी का सीन देखा है तो धूम टू देखिए, उसमें हीरा चोरी करके जाता है, फिर चिपक चिपक के आगे बढ़ता है स्केट बोर्ड अपने स्केट्स पहन के। तो वो यही है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड मतलब कि तुम करंट दोगे तो इतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा, चीजों को अट्रैक्ट करवा सकता है अपने पास में, तो ये मैग्नेट बन जाती है। इस मैग्नेट को जानने से पहले इंग्लिश में एक बहुत बढ़िया सी बात लिखते हैं कि एन इंसुलेटेड कॉपर वायर, एन इंसुलेटेड कॉपर वायर, कॉपर वायर wrapped around a wrapped around a cylinder, wrapped around a cylinder whose radius is नहीं whose length is much greater than the radius, much greater than the radius, much greater than the radius is called solenoid, is called solenoid। यानी एक ऐसी शेप जिसकी लंबाई, एक ऐसा सिलेंडर जिसकी लंबाई उसकी रेडियस ज्यादा है और उसके ऊपर अगर तुम लोगों ने तारों को लपेट दिया तो पहली बात तो उस शेप को हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। इसके बारे में पहले तो कुछ चर्चाएं सुन ले, चर्चा सुनने के बाद में तुम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओगे थोड़ी देर बाद, तब तुम सीखोगे कि क्या चीज है। लेकिन एक छोटी सी कमी बस ये कि फिलहाल तुम एम्पियर सर्किटल लॉ सिर्फ एक डायग्राम पे लगा के सीख सकते हो, और डायग्राम अभी नहीं सीख सकते क्योंकि वो हमारी बुक के हमारे चैप्टर के अंदर नहीं आते हैं। तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन होगा कि इसमें सीखे बस। ध्यान से बात और सुने। इसके बारे में कुछ छोटे मोटे काम की बेसिक डिस्कशंस, बेसिक लेकिन बहुत काम की। सबसे पहली चीज, हाँ यहाँ से करंट निकलेगा ना, पॉजिटिव से करंट निकलता है, पॉजिटिव से करंट निकला निकला निकला, करंट यहाँ पे कहाँ गया देखो, अंदर, मतलब वायर में अंदर करंट गया, फिर घूम के नीचे से कहाँ निकलेगा, बाहर की ओर, द्वारा से करंट जाएगा अंदर और घूम के वापस निकलेगा बाहर की ओर, वापस करंट जाएगा अंदर फिर निकलेगा बाहर की ओर। इस बात को तुम ऐसे समझो, देखो करंट अंदर गया, घूम के फिर क्या हुआ, बाहर निकला, फिर अंदर गया, फिर बाहर निकला, फिर अंदर गया, फिर करंट बाहर निकला, फिर करंट अंदर गया, फिर करंट बाहर निकला। मतलब देखने वाले आदमी को दिखाई देगा कि जो ऊपर वाले तार है उनमें करंट कहाँ जा रहा है, कल्पना करनी है तुम्हें, ऊपर वाले तारों में करंट कहाँ जा रहा है, अंदर, और फिर नीचे से कहाँ निकल रहा है, बाहर की ओर, फिर वापस घूम के जाएगा अंदर करंट और फिर आएगा बाहर की ओर। तार पे करंट डायरेक्शन को कल्पना करके सोचो, तार के ऊपर करंट यूं जाएगा अंदर और फिर करंट बाहर निकलेगा, करंट वापस से यूं जाएगा अंदर और फिर करंट बाहर निकलेगा। तो इस अंदर जाने को बाहर जाने को फिजिक्स लोकेट कर सकती है, बात समझे। इनवर्ड डायरेक्शन और आउटवर्ड डायरेक्शन की लोकेशन समझो, इनवर्ड डायरेक्शन और आउटवर्ड डायरेक्शन, इसको फिजिक्स लोकेट कर सकती है, उसको समझ ले ध्यान से। देखो जो पुराने जमाने के, अभी उतना भी पुराना जमाना नहीं है, तीर धनुष, जब तुम तीर को चलाओगे और वो ऐसे जाएगा तो पीछे से क्या दिखेगा उसका, वो क्रॉस, और जब तीर तुम्हारे तरफ आएगा तो तुम्हें क्या दिखेगा उसका, वो छोटा सा पॉइंट डॉट। तो अगर तीर जा रहा है अंदर क्यों जा रहा है तो तुम्हें क्या दिखेगा, क्रॉस, और तीर अगर तुम्हारी तरफ आ रहा है तो तुम्हें क्या दिखेगा, डॉट। ये इनवर्ड और ये आउटवर्ड की लोकेशन है, ध्यान से देख ले, इनवर्ड की लोकेशन और ये आउटवर्ड को दिखाने का तरीका। अगर क्रॉस बना है इस बात का मतलब करंट कहाँ रहा है, करंट कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर। अगर क्रॉस बना है तो क्रॉस यानी कि तीर ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, तो मतलब वो तुम्हें क्रॉस दिखेगा। और अगर डॉट है मतलब कि तुम्हारी तरफ आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है निकल के। इस बात को पहले समझे। इस बात को समझाने का रीजन ये कि मैंने तुम्हारे सामने क्या बनाया अभी, सोलेनॉइड। अब मैं तुम्हारे सामने दोबारा सोलेनॉइड बनाऊंगा, और बात बस ये कि अगर मैं ये बात तुम्हें समझाए बिना बना देता तो मेरे सवाल का जवाब तुम दे भी नहीं पाते। जैसे कि सवाल क्या है वो सुनो, देखना, हमारे पास में ये एक शेप है, एक दो तीन, गोले बनाने पड़ेंगे, तुम बना ही लोगे। बहुत सारे,
सोलेनोइड में जब हमने तार लपेटा तो ये ऊपर वाले तार में करंट कहाँ जा रहा है देखो। तुम सिलेंडर एज्यूम करो यार, सिलेंडर एज्यूम करके तुमने हो गया बोतल पानी की। दीपक देखो भाई ये सिलेंडर है, ठीक। अब ध्यान से बात समझे, इसमें बहुत आराम समझने वाली बात। करंट अंदर गया, करंट बाहर निकला, फिर करंट अंदर गया, फिर करंट बाहर निकला, फिर करंट अंदर जाएगा और फिर करंट बाहर निकलेगा। तो अगर तुम वापस से कल्पना करोगे तुम्हें बात समझ में आएगी कि ऊपर वाली सतह पर तुम्हें क्या दिखेगा, करंट इनसाइड और नीचे से करंट आउटसाइड, करंट इनसाइड करंट आउटसाइड, करंट इनसाइड करंट आउटसाइड, ऐसे करके। अब तुम लोग ध्यान से देखो, करंट ऊपर कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर, और नीचे कहाँ जा रहा है, बाहर की ओर। और ऐसी चीज को हम ध्यान से लोकेट करें तो कुछ ऐसे लोकेट करेंगे। मैं तुम्हें एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ाने से पहले बेसिकली सॉलिनॉइड समझा रहा हूं कि होता क्या बेसिकली। यहां से बात समझे, ऊपर करंट कहाँ जा रहा है, इनसाइड, और नीचे कहाँ आ रहा है, आउटसाइड। तो यहाँ पे बनेंगे भाई क्रॉस, और नीचे करंट बाहर निकल के आता है, और आउटवर्ड डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। अब मैं तुम्हें एक बात ये कहता हूं कि अगर मैंने आज से पहले या फिर कुछ 10-20 मिनट से पहले कुछ नहीं पढ़ाया होता और मैं तुमसे पूछता कि भैया बताइए ये कौन सी शेप है, क्या ये, मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये क्या है, मतलब अगर मैं तुम्हें आज से 10-20 मिनट पहले ये पूछ लेता कि ये क्या चीज है, तुम शायद सब ये तो कुछ नहीं है, क्रॉस डॉट भगवान जाने क्या लगा हुआ है, लेकिन ये सॉलिनॉइड है। तभी तुम्हारे मन से जवाब निकल के आता है सॉलिनॉइड तो कल तक हमें ये बताया था, हाँ यही है। पर इसको हम लोग वैसे देखते हैं यहाँ सब लपटा है, तार है, पाइप है, लेकिन इसको फिजिक्स इस्तेमाल करती है, ये भी सॉलिनॉइड है। ये फिजिक्स की भाषा में बनाया गया सॉलिनॉइड है। ये ऊपर वाले क्रॉस तुम्हें क्या दिखा रहा है कि इस वायर में करंट कहाँ जा रहा है, मतलब इसमें वायर लपटी हुई है, करंट अंदर है, करंट बाहर, करंट अंदर, करंट बाहर, ये भी सॉलिनॉइड है। ये फिजिक्स की भाषा में बनने वाला सॉलिनॉइड। अब एक काम की बात है, जैसे ही वायर में करंट जाएगा तो वायर क्या बन जाएगी, ये वायर बन जाएगी मैग्नेट। और ये मैग्नेट बनेगी तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट में से क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेट में से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेट की बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी, तो इसमें भी होंगी। जैसे अपने पास में बाहर मैग्नेट में होती है, जैसे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो कहां से निकलती है फील्ड लाइंस, नॉर्थ से निकल के साउथ में आएंगी, नॉर्थ से निकल के साउथ में आएंगी, नॉर्थ से निकल के साउथ में, ऐसे करके बाहर मैग्नेट में निकलती है। तो सवाल है कि सॉलिनॉइड में कैसे निकलेगी, सॉलिनॉइड के अंदर भी मैग्नेट बन चुकी है, वो करंट वायर में गया, वायर में करंट जाते ही वायर मैग्नेट बनी, मैग्नेट बनते ही उसमें से फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो बना के दिखानी है। अब बना के दिखा सकता हूँ सिर्फ मैं, अगर तुम्हें नहीं आती है तो ऑब्वियसली नहीं आती है, ये बात भी सही है। ध्यान से बात समझो। पहली चीज, अभी हमने तार लपेटा, उसमें छोटा सा रूल और देखेंगे। एक तो इनवर्ट आउटवर्ड देखा, अभी ध्यान से ये भी देखें, क्लॉकवाइज करंट और एंटी क्लॉकवाइज करंट पे कौन सा पोल होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल पाया जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज कौन सा पाया जाता है, ये भी सुनिए। क्लॉकवाइज करंट होने पर और एंटी क्लॉकवाइज करंट होने पर, ये ध्यान से बात समझेंगे। जैसे कि दोबारा से इस बात को बिल्कुल शांति से उतारे है ना बुद्धि में। अभी ये एम्पीयर लॉ का नंबर देंगे, पहले सॉलिनॉइड ही पढ़ लो। हाँ भाई एक सेकंड बात नहीं जा रहा। देखो इस वायर में करंट गया अंदर, करंट बाहर निकल के आया, फिर करंट अंदर गया और फिर से करंट बाहर निकला, फिर से करंट अंदर गया और फिर से करंट बाहर निकला। अब मैं तुम्हें इससे क्या बताता हूँ वो सुनो। तुम ऊपर वाले तार को ध्यान से देखना, ऊपर वाले तार को, इस ऊपर वाले तार में करंट इनसाइड है, मतलब ऐसे करके जा रहा है और फिर बाहर निकल रहा है, ऐसे करके। बस मैं अपनी उंगली के मोशन को फिक्स रखूंगा, मैं उंगली का मोशन चेंज नहीं करने वाला।
करंट अंदर गया और फिर करंट बाहर निकल के आया। ऐसे करके करंट अंदर जाएगा, करंट बाहर निकल के आएगा। तुम ये बताओ कि उंगली का मोशन ये कैसा है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल है? ये वाला कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। और अगर इसी मोशन को मैं हाथ का मोशन रोकूंगा नहीं, तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि अभी कैसा है, क्लॉकवाइज है। ये तुम्हारे लिए क्लॉकवाइज है, तुम्हें सामने दिख रहा होगा, पर मेरे लिए कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। और ये बात तुम्हें समझ में ऐसे ही बहुत कम आएगी, मैं तुम्हें सही बताता हूँ। जैसे कि तुम्हारे पास में एक मैग्नेट है, इसमें ये वाला नॉर्थ पोल है, ये वाला, किसी मैग्नेट में एक पोल नहीं होता कभी भी। ये भी साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इसका ठीक पिछला बनना साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल है, इसका ठीक पिछला बनना साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल है, इसका ठीक पिछला बनना साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल है, इसका ठीक पिछला बनना साउथ पोल है। नॉर्थ पोल साउथ पोल। किसी मैग्नेट में अनगिनत नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। फाइनली स्टार्ट किससे हो रही है? ये नॉर्थ पोल से, खत्म कहाँ पे होती है? साउथ पोल से। इस बात को दोबारा सुनना, जैसे कि अपने पास में दोबारा से, अगर हमारे पास में कोई बाहर मैग्नेट है, तो बहुत सारे पॉइंट इकट्ठे जमा करने होते हैं, इकट्ठे। हमारे पास में ये कोई बाहर मैग्नेट है, ये वाला नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल है। इसमें से एक नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं है। जब तुम मैग्नेट को तोड़ोगे वापस से क्या बन जाएंगे? नॉर्थ साउथ। पर मुझे वो बनाने नहीं है, मैं तुम्हें कुछ और समझाता हूँ, वो ध्यान से बात समझो। नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे करके लगातार इस मैग्नेट में जाने अनगिनत पोल है। तुम इसको जहां से तोड़ोगे वहीं से एक नया पोल क्रिएट कर देगी, ध्यान रखें। वैसे ही करके तुम्हें इस कहानी को इधर समझना है। जैसे अपने पास में जब ये सॉलिनॉइड इस जगह पे क्रिएट किया गया और इस सॉलिनॉइड में करंट गया अंदर, फिर करंट निकला बाहर, तो बस ये सोचना है कि ये करंट अंदर गया बाहर निकला, तो बस इसको ऐसे तारों पे लपेट के सोचना है। तो अपनी कल्पना मजबूत करनी है। तो मैं ऐसे सोचना है कि भाई देख, करंट गया अंदर फिर बाहर निकला, तो करंट अंदर जाके बाहर निकला, ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये वाला पन्ना नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला पन्ना साउथ पोल रिप्रेजेंट करेगा। मैं तुमसे क्या कहता हूँ वो सुनो। एक वायर दोबारा बनाना पड़ेगा, ये हाथ का फ्लू टूट गया। एक वायर, दूसरी वायर, तीसरी वायर, चौथी वायर, पांचवी वायर, छठवां राउंड, सातवां राउंड, आठवां राउंड, नौवां राउंड, 10वां राउंड। और इसके अंदर लगातार लगेंगे पोल्स कि करंट यहां से गया बाहर निकला। ये वाला अगर पृष्ठ नॉर्थ पोल है तो ये वाला उल्टा वाला साउथ पोल है। ये वाला पृष्ठ अगर नॉर्थ पोल है तो उल्टा वाला पोल साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। तुम्हें बात बताओ कि हमारा जो सोलेनॉइड है उसकी शक्ल किससे मैच करती है? बाहर मैग्नेट से। इसीलिए सोलेनॉइड में निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बाहर मैग्नेट में निकलने वाली फील्ड लाइंस की तरह ही होगी। मतलब इस बात का ये हुआ कि हम लोग जब कभी भी इस बात को रिमाइंड करेंगे कि साहब बाहर मैग्नेट ये है और बाहर मैग्नेट के अंदर निकलने वाली फील्ड लाइंस कहां से निकलती हैं? नॉर्थ से निकलती है और साउथ में आती है। नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में निकल के आएंगी, बाहर अंदर जाएंगे साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, बाहर मैग्नेट में। सेम इसी तरह से मैं याद रखूंगा कि हमारे जो सोलेनॉइड है उसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती है? नॉर्थ से निकल के साउथ में और अंदर जाएंगे साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से निकल के साउथ में, अंदर जाएंगे साउथ से नॉर्थ। और ऐसी एक आध नहीं होंगी, अनगिनत होंगी जो नॉर्थ से निकल के साउथ और इस तरह से गोल गोल बनेंगी। पहली काम की चीज तो ये कि सबसे पहले सभी लोग ये समझेंगे कि सोलेनॉइड कहते किसे है। अगर करंट अंदर है तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे और अगर बाहर है तो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर करंट क्लॉकवाइज है, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल है? साउथ पोल। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज तो कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। और काम की चीज ये भी है कि सोलेनॉइड बिहेव लाइक ए, सोलेनॉइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे बार मैग्नेट में लगातार होते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वैसे ही सोलेनॉइड के अंदर भी लगातार क्या पाए जाते हैं? नॉर्थ पोल साउथ पोल। हर तार पे जहां पे एक तार लपेट दिया, जैसे मान लो अपने पास में सोलेनॉइड में 100 गोले हैं, उस पे कितने पोल हैं? 100 पोल हैं। पहले गोले पे एक नॉर्थ होगा, उसके ठीक पिछला बनना साउथ होगा। एक नॉर्थ, एक साउथ, एक नॉर्थ, एक साउथ। इसीलिए जैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर मैग्नेट में निकलती हैं, ठीक वैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसके अंदर निकलती है? सोलेनॉइड के अंदर। सोलेनॉइड के अंदर भी सेम फील्ड लाइन निकलेगी।
नॉर्थ से निकल के साउथ में आएंगी, फिर दोबारा लौट कर आ जाएंगी, नॉर्थ से निकल के साउथ में, नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में आ जाएंगी। इस तरह से बना दे। इसके अंदर थोड़ा कंजस्टेड बनेगा पर हाँ, अब जो भी है ठीक है, बना दो। मोस्ट इंपोर्टेंट गेम कि हमारे सॉलिनॉइड के ऊपर अगर 100 गोले हैं तो उसमें कितने पोल हैं? 100 ही पोल है। एक पृष्ठ अगर नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा तो एक पृष्ठ साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। और सॉलिनॉइड टोटली किसके सिमिलर होता है? बार मैग्नेट के। पर दोनों में डिफरेंस है। बार मैग्नेट की पावर खत्म नहीं हो सकती। सॉलिनॉइड की पावर खत्म करने का तरीका करंट बंद, मैग्नेट ऑफ, करंट ऑन, मैग्नेट ऑन। ये वाली मैग्नेट ठीक उतनी ताकतवर है जितनी ताकतवर ये होती है। तुम इसका अंदाजा लगा सकते हो कि इससे कोई भी लोहे का चोबा कितना बड़े चिपकता है, इससे भी चिपक सकता है। तुम एक बात का ध्यान रखना कि हाँ साहब, इसकी पावर हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसकी ताकत को हम लोग कैसे भी करके बढ़ा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कि ये सॉलिनॉइड है, ये भी सॉलिनॉइड है। क्रॉस और डॉट करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो साउथ नॉर्थ पोल होगा, करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल होगा। और सॉलिनॉइड में पाई जाने वाली फील्ड लाइंस डिट्टो वैसे ही बनती है जैसे कि बार मैग्नेट की बनती है। तो पहले इस पूरे सिस्टम को समझ लो बड़ी तरह से, एकदम सफाई से देखना। फिर अभी तक हम लोगों ने एम्पियर सर्किट लॉ का एक भी अक्षर नहीं पढ़ा है जानबूझ के फिलहाल। अब दूसरी बात क्या निकल के आती है वो सुनो। इसमें कितना करंट जाने पे कितनी ताकत बनेगी वो नाप के बताओ। कि मान लो कि मुझसे कहता है कि साहब मैंने अपने 100 गोलों के सॉलिनॉइड को इस बोर्ड में लगा दिया, तो इस सॉलिनॉइड की ताकत 10 चुंबकों के बराबर है कि 50 चुंबक के बराबर है कि 20 चुंबक के बराबर है कि एक कमरे की चुंबक के बराबर है? वो नापेंगे कैसे? और उस चीज को नापने के लिए मतलब तुम पहले तो कल्पना करो कि नापना तो बहुत कठिन काम है अपने आप में। उसको नापने के लिए तुम लोग एम्पियर सर्किट लॉ का इस्तेमाल करोगे। उसमें भी अभी 3 बातें जानबूझ के छोड़ दी गई है। ठीक है, अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, लौट के आ जाऊंगा। मेरे से बात सुनिए। हम लोग थर्ड के पहले हिस्से पर ही चल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिनॉइड, इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिनॉइड। हमें सॉलिनॉइड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की ताकत निकालनी है। मॉडल बनाया जाएगा स्कूलों में, काम करता है आपने नहीं। सॉलिनॉइड सिंपली बता दो, सिंपल कैसे काम करेगा। उन तारों को लपेट देना, घर में जो भी वायर मिल जाए गोल गोल लपेट देना, उसको सेल से या किसी बैटरी से अटैच कर देना। और उसके अंदर तुम कोई भी अंदर, बाहर नहीं, बाहर काम नहीं करेगा, बाहर काम नहीं करेगा। उसके अंदर, उस गोले के अंदर तुम किसी चोबे को, किसी कंपास को डाल देना, तो अपने आप दिखेगा कि वो चिपक चुका है या फिर मूवमेंट करता है। मतलब अगर तुम लोग अभी कुछ लिखना मत, ऐसे करके तुम किसी तार को लपेटना, उसमें सीधे सीधे दोनों जगहों से किसी बैटरी को अटैच करना, और इसके अंदर तुम किसी कंपास को रख देना। कंपास वो अपने आप हिलना स्टार्ट कर देगी उसके अंदर अपने आप। जैसे बाहर निकालोगे नहीं लेगी, अंदर बाहर यहाँ पे कहीं नहीं लेगी, अंदर जाते हिलना स्टार्ट कर देगी कंपास। तुम किसी लोहे के चुम्बे को रख देना, वो ऑटोमेटिक चिपक जाएगा। करंट बंद करोगे गिर जाएगा नीचे। भले अजीब लग रहा पर ये सत्य है। ठीक है सर, ट्राई कर सकते हैं। खैर ऐसे बात सुनो। अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालते हैं सॉलिनॉइड के द्वारा। इसमें 2 बातें हैं। पहली बात, इसमें कुछ अजम्पशन किए गए हैं निकालने से पहले, अजम्पशंस। और दूसरा फिर इसकी डेरिवेशन, कि मैं इसको ड्राइव करके बताऊंगा कि हाँ ऐसे ऐसे करके फील्ड लाइंस निकलेंगी। अपने डेरिवेशन का एक बहुत सिंपल फंडा है, सिंपल उसूल है। जैसे भाषा का प्रयोग कम है, भाषा का प्रयोग जैसे कि लेट द नंबर ऑफ टर्न्स बी n, लेट द करंट पासिंग थ्रू द वायर इज I, कांस्टेंट इज v नॉट, एंड वो सब ये सब उसकी नीड नहीं है। ध्यान से बात सुनो।
सभी लोग एक सॉलिड बनाए ऐसे करके, और प्रॉपर बनाना थोड़ा बड़े साइज में, और प्रॉपर बनाना नेकलाइन की थी बस, वो नहीं प्रॉपर है, नहीं प्रॉपर ये बोले। ये ड्राइव करने जा रहे हो कि पावर पी की फॉर्मूला, पी का फॉर्मूला क्या होगा वो निकालना है। ये क्रॉस अर्थात अंदर जो करंट है, डॉट यानी यहां से करंट बाहर निकल के आ रहा है, ठीक। और ये है क्या, सॉलिनॉइड है ना, वो हमें बस वो पाइप दिखनी याद नहीं होनी चाहिए। अब इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, कैसे बनेगी, नॉर्थ से निकल के साउथ में आएंगी। अंदर फील्ड लाइंस होंगी कि नहीं होंगी ये बता दो, अंदर इसके अंदर फील्ड लाइंस होंगी, क्योंकि बाहर मैग्नेट में अंदर होती है ना, वैसे अगर इसमें भी अंदर होंगी तो इसके अंदर फील्ड लाइंस, ये वाला नॉर्थ पोल था तो साउथ था तो वैसे करके बनेगी। अच्छा कैसे, अंदर इसके फील्ड लाइंस है, बाहर वाली बनाने की नीड नहीं है, अंदर इसकी फील्ड लाइंस बनाई गई है। वो कौन से पोल से कौन से पोल जा रही है तो कुछ सोचना, यहाँ से वहां जा रही है तो कौन सा पोल है, ये वाला कौन सा पोल है, यहाँ पे कौन सा पोल होगा, साउथ, वहां कौन सा होगा, क्योंकि अंदर जाती है साउथ से नॉर्थ, बाहर जाती है नॉर्थ से साउथ। उसी काम की बात ये सुनो, हमने कुछ कल्पनाएं करी है इसके अंदर। सबसे पहली कल्पना जो करी गई है वो समझे। पहली कल्पना ये कि ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म एंड पैरेलल। यूनिफॉर्म एंड पैरेलल मतलब ये है कि यहाँ पे हर जगह पे जो मैग्नेट की पावर है वो कैसी है, कांस्टेंट है। मतलब अगर यहाँ पे 2 टेस्ला तो यहाँ पर भी 2 टेस्ला, 2 टेस्ला, 2 टेस्ला, 2 टेस्ला, 2 टेस्ला, 2 टेस्ला, हर जगह पावर सेम है, पहली कल्पना। दूसरी बात, ये यूनिफॉर्म है, मतलब पैरेलल है, इनके बीच का जो गैप है वो कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कहीं पे पास है कहीं पे दूर है, जैसे अक्सर होता है मैग्नेट में। अक्सर कैसा होता है, जैसे नॉर्थ पोल पे तुम अगर गौर से देखोगे तो खुद जरा सोच कर बताओ, सबसे ज्यादा भीड़ वाला एरिया कौन सा, भीड़ वाला एरिया ये वाला, यहाँ पे 5-6 इकट्ठी जा रही है निकल के, जबकि यहाँ पर इकट्ठी कितनी जा रही है, 3। मतलब सेम गोले के साइज में यहाँ पे 6 लोग हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं, ज्यादा ताकत किसकी है, यहाँ पे 6 लोग हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा माना गया कि कोई भी पास नहीं है, सबके सब सेम डिस्टेंस पर है, यानी पैरेलल है। पहली बात यूनिफॉर्म है, दूसरा पैरेलल है, और तीसरी काम की बात, इसके आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड नहीं माना गया, इसके बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बाहर कोई काम नहीं करेगा, तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0, करता भी नहीं है, मानना क्या है, इज 0, कोई वर्क नहीं है, बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं चलेगा, ये भी ध्यान रखें। अब बात आती है एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने की। बात तुम लोगों ने गॉस लॉ में एक चीज सुनी थी, शायद गॉसियन सरफेस किसे कहते हैं। बस तुम्हें एक छोटे सवाल का जवाब देना है कि अगर अपने पास में कोई इनफिनाइट वायर है, उसके लिए सरफेस क्या माना जाता है, सिलेंडर। प्लेन शीट के लिए सरफेस क्या माना जाता है, लेटा हुआ सिलेंडर। इसके लिए सरफेस क्या माना जाएगा वो तुम सुनो। हमें एक लूप माननी है, हमें एक लूप एज्यूम करनी है कुछ इस तरह से। लूप का नाम दे दो, ये वाला ए, ये वाला बी, ये वाला सी, ये वाला डी। और उसके बाद में फिर सभी लोग ध्यान से सुने। इस लूप में सिलेंडर की यहां से लेके यहां तक की लंबाई को हमने इस लूप के अंदर यहां से लेके यहां तक की लंबाई को क्या बोल दिया है, एल। इस सिलेंडर की लंबाई है।
हम बस इतने एरिया की निकालेंगे कि इतने एरिया में कितनी ताकत है। अगर मुझे मिल गया कि 10 मीटर में 20 टेस्ला है तो मैं अपने बता दूंगा कि 50 मीटर में कितने टेस्ला होगा, 100 मीटर में कितने होगा। मैं बस एल की निकालूंगा कि 10 मीटर में इतने टेस्ला है, तो 100 मीटर में, 200 मीटर में, 1000 मीटर में, कितने का भी निकलवा लो, मुझे बस छोटे से टुकड़े का बताना है। पर ये पूरी कहानी तभी जब मैं स्टार्ट करूंगा, ऐसे नहीं। देखें भैया, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग इंटीग्रल P डॉट dl इज इक्वल टू में म्यू नॉट I इनसाइड, म्यू नॉट I इनसाइड। इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेशन मतलब क्या है? जोड़ना। यहाँ पे कितनी लूप है कुल बताओ, कितनी लाइनें हैं? 4, AB, BC, CD, AD। मुझे 4 बार इंटीग्रेशन करना है, ध्यान से। इंटीग्रेशन पहले AB जोड़ेंगे B डॉट dl, उसके बाद में BC जोड़ेंगे B डॉट dl, उसके बाद में CD जोड़ेंगे B डॉट dl, उसके बाद में एक और लूप बची, AD जोड़ेंगे, AD जोड़ देंगे AD B डॉट dl, और इक्वल टू में क्या चलेगा? म्यू नॉट I इनसाइड। अब ध्यान से सभी लोग बातें समझे। तुम्हें शायद अंदाजा होगा इस चीज का कि A डॉट B कैसे खुलता है, मॉड A मॉड B cos थीटा। तो B डॉट dl कैसे खुलेगा? मॉड B मॉड dl cos थीटा। B डॉट dl किसी भी वेक्टर का डॉट खोलने का तरीका मॉड A मॉड B cos थीटा। तो हमें वो डॉट खोलना है ध्यान से, मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह पे डॉट खोलना है। जब अपन लोग इस जगह पे वो डॉट खोलेंगे तो वो डॉट कुछ इस तरह से खुल के बाहर निकल के आएगा। तो ध्यान से देखो, ये बनेगा B डॉट dl cos थीटा, कहाँ पे? AB के पास में। दोबारा से B डॉट BC के पास में, B डॉट dl cos थीटा, दोबारा से CD के पास में B डॉट dl cos थीटा, और वापस से AD के पास में B डॉट dl cos थीटा, और इक्वल टू में म्यू नॉट I इनसाइड, म्यू नॉट I इनसाइड। ठीक है, ठीक है। अपन लूप मान ली, हमने 4 जगह पे लूप को इंटीग्रेट करना, कुछ रेफरेंस देखा कि ऐसे रखते हैं, ठीक है, ओके। इस लूप की डायरेक्शन मान लेता हूँ मैं क्लॉकवाइज, ऐसे गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे जाएगी, और फिर ऊपर जाएगी। ये लूप की डायरेक्शन है। सभी लोग ना मुझे छोटी मोटी बातों के बारे में बताते हैं, तो ध्यान से। एक बात बताओ, इस लूप में, ये वाली जो लूप है, इस लूप का नाम क्या है? एडी। इस एडी वाली लूप में, इस एडी वाली लूप में और इस मैग्नेटिक फील्ड में कितने का एंगल है? एडी वाली लूप में और मैग्नेटिक फील्ड में कितने का एंगल है? cos 90। एडी वाली लगानी है, अच्छा, एडी वाली cos 90। पहले बीसी की सही लगाइए जहां तक है, तुम देखना। बीसी वाली लूप में और इस मैग्नेटिक फील्ड में कितने का एंगल बताओ? बीसी में और मैग्नेटिक फील्ड में कितने का एंगल है? तो यहाँ पर भी cos 90 लगा दिया, और यहाँ पर भी cos 90। वापस से एडी में और इस मैग्नेटिक फील्ड में कितने का एंगल है? वो आगे जा रही है ऊपर, कितने का एंगल? 90 का। इस बीसी में और इस मैग्नेटिक फील्ड में कितने का एंगल है? 90 का। दोबारा, इस मैग्नेटिक फील्ड में और इस लूप में कितने का एंगल है? ग्रीन वाली मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी यहां जा रही है, और सीडी लूप है, लूप भी यहीं जा रही है। कितने का एंगल है? सीडी में है 0 वाला, 0 का एंगल। सभी लोग ए बी सुने, ए बी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। कितने का एंगल है? यहाँ पर 180 का। एक बात और, सोलिनॉइड के बाहर जहां पर ए बी बनाई है वहां पे कितना बी है? बी की वैल्यू कितनी है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0। मैं ये सारी बातें
एक लाइन पे खत्म कर देता हूँ। सुनो, बाहर है बी की वैल्यू 0, ए बी वाली जगह बी की वैल्यू 0, तो 0 मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे तो क्या बन जाएगा 0। यहाँ पर कौन 0 होगा, cos 90 हो गया, तो cos 90 0 होते ही ये वाला भी 0। यहाँ पर cos 90 ये वाला भी 0। बस तुम्हारे पास इंटीग्रेट करने को क्या बचा है, इंटीग्रल b डॉट dl और cos कितना 0 और इक्वल टू में क्या चल रहा है म्यू नॉट आई इनसाइड। तुम ये बताओ कि कितने लोग खत्म हो गए पूरे खेल में से, टोटल 4 थे, कितने खत्म हो गए 3। 2 खत्म करने वाला आदमी कौन है 90। देखो यहाँ पे लूप और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, ये फिनिश हुआ। यहाँ पे लूप और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना है 90, ये वाला खत्म हुआ। यहाँ पे लूप, यहाँ पे वो चक्कर नहीं, यहाँ पे तो बी की वैल्यू 0 है, ये भी खत्म हुआ। बस एक लूप है जो अपने काम की, वो कौन सी है सीडी। अपने काम के बस एक लूप है सीडी, बाकी सब कुछ फिनिश होता है। तो तुम्हारे पास में बस यही बचा सॉल्व करने को, देखना है ये सब 0 हटाओ। इंटीग्रल b डॉट dl cos 0 की वैल्यू 1 इक्वल टू में म्यू नॉट आई इनसाइड। तुम सभी लोग मुझे बता सकते हो ना कि dl का इंटीग्रेशन क्या होगा l, तो bl इक्वल टू में म्यू नॉट आई इनसाइड। मैं तुम्हें आई इनसाइड का हिसाब किताब अभी दे देता हूँ, ध्यान सुन लेना। वो भी आई इनसाइड समझाता हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि b निकालना है। बस 2 मिनट और खत्म किया, ध्यान से बात समझो। अपने पास में ये एक सोलेनॉइड है जिसकी लंबाई है 100 सेंटीमीटर, ज्यादा नहीं है, 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर। इस पे मैंने गोले लपेट दिए, इस पर गोले 1000 राउंड्स, टोटल जो राउंड्स है, टोटल जो टर्न है इसके ऊपर भी 1000 है। तो मुझे ये बताओ कि 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न है। 100 सेंटीमीटर में 1000 गोले हैं, उसके ऊपर 1000 तारों के चक्कर लगे हुए हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने हैं? बस वो तुमने कैसे निकाला, बताओ बताओ कैसे निकाला। 1000 टर्न को ऊपर रखा, नीचे क्या रखा 100, और तुमने जब उसको काटा तो क्या निकल के आ गया 10। इसके पीछे क्या लगेंगे वो सुन लो, इसके पीछे लिखा जाएगा 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 टर्न है। 2 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 50 सेंटीमीटर में 500, 20 सेंटीमीटर में। तो मतलब अगर मैं तुम्हें सेंटीमीटर में कितने टर्न दे दूं तो तुम ये निकाल सकते हो कितने सेंटीमीटर में कितने टर्न होंगे। अगर मैं टर्न दे देता हूँ, ये दे देता हूँ, ये नहीं, इससे फायदा नहीं है। तुम एक बात समझो, फिजिक्स में इंपोर्टेंट क्या है, टोटल वैल्यू का पता होना कि पर सेंटीमीटर पता होना। पर सेंटीमीटर पता होना ज्यादा मेन चीज है, पर टोटल पता उससे कोई बेनिफिट नहीं। तुम्हें अगर ये पता है कि सब 1 सेंटीमीटर में 5 गोले हैं, तो बाकी तो मुझे कुछ दे दे भाई, 50 सेंटीमीटर दे दे, 5 दे दे, 10 दे दे, 20 दे दे, कुछ भी दे, बाकी सब तो मैं अपने आप ही निकाल दूंगा ना। तो वैसे करके हमने ये 10 निकाला कैसे, बस ये बता दो। टोटल टर्न अपॉन में लेंथ और इक्वल टू में क्या निकल के आ गया एन। ये निकालने का तरीका बात समझे, कैपिटल एन अपॉन में एन और इक्वल टू में एन। मुझे बस तुमसे कुछ कुछ बातें जाननी है, इनको थोड़ा साइड में, यहाँ नहीं, मेन फील्ड में नहीं। टोटल टर्न अपॉन में एन इक्वल टू एन। तुम बस मुझे ये देखकर बताओ कि इन सब में क्या डिफरेंस है। ये सब बात समझ में आती है कि नहीं। कैपिटल एन किस बात को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल एन क्या दिखा रहा है, पूरे गोले कितने हैं। एल क्या दिखा रहा है, लंबाई कितनी है। और स्मॉल एन क्या दिखा रहा है, टन्स पर यूनिट लेंथ, पर सेंटीमीटर, पर मीटर, पर किलोमीटर। मतलब बात समझो, अपने पास में ये जो चीज है एन, ये रिप्रेजेंट करती है टोटल टर्न को, एल रिप्रेजेंट करती है लेंथ को, और ये वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, टन्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में कितने गोले हैं। बस तो मुझे बस एक बात का फील बता दो कि फिजिक्स में इंपोर्टेंट क्या है, कैपिटल एन की स्मॉल एन। स्मॉल एन, क्योंकि स्मॉल एन तुम्हें ये बता सकता है कि किसी भी लंबाई में कितने गोले हैं, स्मॉल एन बता सकता है। जैसे अगर मैं तुमसे कहता हूं कि हमारे पास में 10 टन पर सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर में कितने गोले होंगे। अब सीधा हिसाब किताब है, कैसे निकलेगा, 20 मल्टीप्लाई 10, आंसर क्या निकल के आएगा, 200 टन होंगे। ओके,
अब एक बात बता, अब बात बताना है, एक गोले में, एक सर्कल में, एक गोले में, एक टर्न में 3 एम्पियर करंट है, तो 200 गोलों में कितना करंट होगा? एक गोले में 3 एम्पियर गया, 200 गोलों में 600 एम्पियर गया। अब इसी बात को ना मोटी मोटी भाषा में समझना तरीके से, उदाहरणों में नहीं, सिस्टमेटिक वे में निकालना, ठीक है? सिस्टमेटिक वे से नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग L मल्टीप्लाई N लिख सकते हैं क्या? नंबर ऑफ टर्न्स को L मल्टीप्लाई N। एग्जाम्पल के तौर में तुमसे क्या कहता हूं वो सुनो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुमसे कहता हूं कि अगर N की वैल्यू है 20 टर्न पर सेंटीमीटर और मैंने तुमसे पूछा कि भैया ज्यादा बताइए कि 30 सेंटीमीटर में कितने गोले होंगे, तुम कैसे निकालोगे? तुम गोले कैसे निकालोगे? किसका किससे मल्टीप्लाई? 1 सेंटीमीटर में 20 है तो 30 सेंटीमीटर कितने गोले होंगे, तुम वो कैसे पता लगाते हो? तब गोले पता लगाने के लिए मैं करूंगा 30 मल्टीप्लाई 20, यानी मैं करूंगा 600 टर्न हो जाएंगे। तो 30 मल्टीप्लाई 20 करने का मतलब तुमने यही तो किया, तुमने एल का मल्टीप्लाई किससे किया? मैं भी तो वही कह रहा हूं कि अगर गोले निकालने हैं तो एल का मल्टीप्लाई किससे कर सकते हैं? एन से। दोबारा एक बात कहता हूं, हमारे एक टर्न में 2 एम्पियर करंट गया, तो ज्यादा बताना कि 600 टर्न में कितना करंट जाएगा? कितना? 1200, यानी कि 600 इंटू में 2 करेंगे तो निकल के आ जाएगा 1200 एम्पियर। यही बात वहां पे लिखते हैं। हमारे एक टर्न में आई एम्पियर का करंट गया, आई एम्पियर, तो बताओ कितने टर्नों में कितना करंट जाएगा? मुझे टोटल करंट चाहिए, कितना करंट जाएगा जरा बताएं। एल एन मल्टीप्लाई में आई, ये एल मल्टीप्लाई एन तुम्हें क्या समझाता है कि गोले कितने हैं, और आई का मल्टीप्लाई करने पे क्या निकल के आता है कि करंट कितना है। इसमें स्मॉल एन किस बात का रिप्रेजेंटेशन है? स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टर्न पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल एन क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल गोले। अगर तुमने लंबाई का मल्टीप्लाई टर्न पर यूनिट लेंथ से किया तो तुम्हें क्या मिल के आएगा? पहली बात तो टोटल गोले कितने, और अगर तुमने उसमें करंट का मल्टीप्लाई कर लिया तो तुम्हें क्या मिल जाएगा कि कुल करंट कितना बैठा। इस बात को हमने वापस से किया। अगर L का मल्टीप्लाई N से करेंगे तो सबसे पहले क्या मिल जाएगा हम लोगों को कि गोले कितने, और जब इसमें हम लोग I का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा कि करंट कितना है। इस चीज को मैं बस यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा कुछ खास ध्यान से देखें। BL इज इक्वल टू में म्यू नॉट I इनसाइड की जगह पर LN मल्टीप्लाई में I, एक चीज कट रही है L से L, तो B का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा म्यू नॉट एन आई। फॉल्स सॉलिनॉइड डेरिवेशन करता हूं, इसे लिख लें म्यू नॉट एन आई। इसमें म्यू नॉट क्या चीज है? कांस्टेंट। आई क्या चीज है? करंट। और एन क्या चीज है ये बताओ? गोले नहीं, टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। इस जगह पे एक चीज और सीख लेना, अगर इसी फॉर्मूले को हमारे जो भी प्रख्यात विद्वान टीचर हैं वो इसको ऐसे लिखते हैं एन आई अपॉन में एल, तो तुम फड़फड़ाओगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालने का तरीका क्या? एन अपॉन में एल। अब भी सेम बात लिखी हुई है, पर ऑब्वियसली याद करें भाई, अच्छा यूनिट एन आई उसी को याद रखेंगे। अभी तो देखो मैं तुम्हें ना इसमें भी क्लोज करूंगा। हमने जो लूप लगाई उस लूप पे कितने लोगों का काम नहीं चला? 3 का, 2 मारे गए 90 में और 1 मारा गया B0 होने पर। म्यू नॉट एन आई को म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन एल समझने वाली समझ होनी चाहिए। स्मॉल एन और कैपिटल में अंतर क्या आपको समझ होनी चाहिए।
और मैं तुम्हें बहुत सारी बातें अभी दोबारा बताऊंगा ना, तब दिमाग थोड़ा और सही चलेगा। मतलब कि ऑब्वियसली हमें पता नहीं था कि कहाँ जाके खत्म होगा, जल्दी खत्म हुआ। ये 600 200 500 लिखने की आवश्यकता तो वैसे नहीं होनी चाहिए, बाकी का साइड का लिखें और एक बार दोबारा देखें। V dot EL is equals to V dot I inside। उसी काम की चीज ये अपने पास में हो गया सोलेनॉइड, इसमें यहाँ पे लग गए गोले, गोले नहीं है ये, इस बात का रिप्रेजेंटेशन है। फ्री करंट अंदर जाएगा कि बाहर आएगा, ऊपर की नीचे, वो सब कुछ इसी समझ में आता है। अगर ध्यान से सोचते हैं तो ये वाला क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और ये वाला डॉट 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 डॉट, ठीक है। उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जाएगी, कुछ इस तरह से। तो मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालने तो मैं क्या बनाना पड़ेगा, इनके ऊपर एक लूप लगा दी, लूप का नाम देंगे तो क्या बन जाएगा, वो ए बी सी डी। और लूप की अगर डायरेक्शन दे दी जाए तो ऐसे करके डायरेक्शन दे दी कुछ इस तरह से, बस बात करें। अब बहुत लंबी डेरिवेशन नहीं है, अगर थोड़ी बुद्धि में चली जाए तो। जैसे कि अपने पास में कितनी लूप है टोटल, 4, तो 4 बार इंटीग्रल लगाया जाएगा। कौन सी? पहली बार इंटीग्रल में ए बी बी डॉट डी एल, दोबारा इंटीग्रल में बी सी बी डॉट डी एल, दोबारा में इंटीग्रल में सी डी बी डॉट डी एल, और दोबारा से इंटीग्रल में ए डी बी डॉट डी एल, और सामने क्या चलेगा, म्यू नॉट आई इनसाइड। इसमें 3 लोग जीरो बन रहे हैं, कौन से? म्यू नॉट आई इनसाइड। 3 लोग जीरो कौन से बने? एक तो ए बी को जीरो होने का क्या रीजन है, क्योंकि बाहर बी की वैल्यू कितनी है, 0। तो पहले तो ए बी खत्म हुआ, ए बी फिनिश। दोबारा में बी से 0 क्यों बना, एंगल 90 है तो cos 90 0, और एक और 0 कौन बनेगा, एडी, यानी कि ये वाला भी 0। तो अपने पास में सिंपली क्या बचा रहेगा सर, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब सभी लोग ध्यान से बताओ, डीएल का इंटीग्रेशन एल म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट, और आई इनसाइड कैसे निकाल लेंगे वो समझे। अगर एन मल्टीप्लाई एल करेंगे तो मैं क्या मिलेंगे, टर्न्स। एन इंटू एल करने पे गोले मिलेंगे, और तुम जैसे एन और एल में जब मल्टीप्लाई करोगे आई का तो क्या मिल जाएगा, करंट। तो हमें बस करंट की जगह पे रखना एन एल आई, एल से एल काटा तो बी की फॉर्मूला निकल के आ जाएगा म्यू नॉट एन आई। ये रही इसकी असली लेंथ, वो तो सिस्टमैटिक लेंथ थी, लेकिन असलियत बस इतना सा डेरिवेशन है। 3 लोग जीरो में, एक इंटीग्रेशन पीएल है। बस सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बस जहाँ पे लगता है वो ये कि तुम्हें आई इनसाइड समझाना कि वो एन एल इंटू आई होता है। ऊपर से काम की बात ये भी कि एन का मतलब गोले नहीं है, टर्न्स पर सेंटीमीटर पर यूनिट लेंथ है। इसीलिए कभी कभी इसकी जगह पर तुम्हें ऐसा पक्का देखने को मिलेगा और लोग इसमें तुम्हारे सामने झंडे गाड़ देंगे कि क्या तुम्हें ये आता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, कॉमन सेंस का खेल है। तो इसकी असली लेंथ है, तुमने जो कहानी लिखी है वो तो फर्स्ट टाइम में जो आती है वो लंबाई वाली है, सब बहुत बड़ी डेरिवेशन थी, लेकिन बड़ी नहीं है। मतलब तुम खुद सोचो कि यार इसमें 3 लूप का कोई काम नहीं है, तीनों जीरो बन जाती है। एक में डीएल का बस एल बनाना है, जो कि बहुत बड़ा खेल नहीं है, बस करंट की वैल्यू पुट करके काट के आंसर देना है, दैट्स इट। मतलब पूरा समय बस एन और कैपिटल एन को समझाने निकल जाता पहली बार में, वरना कोई बहुत बड़ा खेल है नहीं। अगर तुम थोड़ा दिमाग से सोच लो तो। अब ध्यान से बात समझना, जैसे कि मैं तुमसे क्या कहता हूं समझे। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास में
जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बहुत भारी एग्जाम्पल नहीं, सिंपल सिंपल सी बात है, ध्यान सुनिए। हमारे पास में ये कुछ सॉलिनॉइड है, इसकी लेंथ है 1 मीटर, जो कि काफी अच्छी खासी लेंथ होती है। 1 मीटर इज लिटरली 2 बिग, और इसमें गोलों की संख्या आराम से 10,000 है। ठीक है, इसमें लगभग 10,000 टन्स है। इसके एक वायर में 0.2 एम्पियर का करंट जाता है। तो सवाल ये कि बताओ बी का फॉर्मूला, बी क्या बनेगा इसके लिए, तो बी बताना है। और बी कैसे बनेगा तो जानते हो, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, या फिर बी इक्वल्स टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन में एल। तुम इनमें से किसी भी एक का इस्तेमाल कर लो जो तुम्हें सही लगता हो। वैसे सबसे बढ़िया कि तुम नीचे वाले का इस्तेमाल कर लो हमेशा के लिए। तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 इंटू में पाई इंटू में 10 की पावर माइनस के 7। कुल गोले कितने हैं 10,000, करंट कितना है 0.2, और लेंथ कितनी है इसकी 1 मीटर। हम लोग सॉल्व तो कर ही सकते हैं, कि पॉइंट हटेगा नीचे 10 बढ़ाएंगे 1 काटेंगे 3 7 यानी कि माइनस के 4, 2 इंटू में 4, 8 इंटू में पाई 3 24, लगभग 25 एप्रोक्स के आसपास टेस्ला। इसका आंसर है कि ये वाला जो सॉलिनॉइड है जो 10,000 टन है, वो लगभग कितने टेस्ला की पावर जनरेट करेगा, जो कि काफी ठीक है। इसको तुम वैसे कमजोर मत आंकना, मतलब ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बहुत ज्यादा वीक भी नहीं है, एवरेज है, कोई ठीक पावर मानी जाती है, ऐसा भी ध्यान रखें। तो मतलब भले वो -4 दिखाई तो नहीं रहा कि -4 तो बहुत छोटा ही होता होगा, पर नहीं, ठीक है ये पावर। तो पहले तो इस बात को समझे कि फॉर्मूला तुम्हें क्या देने आया था। इस एग्जाम्पल को देख ले, लेकिन कि भले तुम्हें सवाल पूछना सिखाई, सवाल तुम्हारे पेपर भले ही कभी ना जीवन में कुछ सवाल लेंगे अपने आप में, लेकिन फिर भी लिख लें। कहीं ना कहीं वैल्यू पुट करने पर हमारे दिमाग को छोटा सिम्टम ये जाता है कि यार यूज कहाँ पे है, कब इस्तेमाल करना था। डेरिवेशन की असली लेंथ कुछ खास नहीं है, 3 जीरो में इन डीएल का एल बनेगा, बस करंट की वैल्यू एन एल आई डालनी है। करंट एन एल आई, एल से कट जाएगा, म्यू नॉट एन आई आंसर। तीनों के जीरो बनने का लॉजिक याद रखेंगे बस। अब वापस आ जाए, मैंने वो जो 3 बातें छुड़वाएंगे ना, उन पे आता हूं मैं। इन 3 बातों में क्या लिखना है, देखिए भाई, एम्पियर सेकेंडल लॉ कब इस्तेमाल करने में फायदा है। पहला, when b vanishes, जब b गायब हो जाए, जब b की वैल्यू 0 हो जाए। तुमने अभी इस्तेमाल किया था ना, b की वैल्यू कहां 0 हुई थी, बाहर ए बी पर। दूसरा, when b is perpendicular, b का एंगल 90 हो जाता है, बहुत फायदा, क्योंकि 90 बनने पर क्या हो जाएगा वो 0। जब b परपेंडिकुलर हो जाए, वो कहां पे हुआ था 0, 2 बार, एक इस वाले लूप पर और एक इस वाले लूप पर, 0 बन जाएगा, वहां फायदा। और अगर b खत्म हो गया तो भी फायदा। तो ये वाली जगह, तीसरी जगह जहां पे इस्तेमाल करने में ज्यादा ज्ञान है, when b is टेंजेंशियल, यानी कि सेम डायरेक्शन में हो, या फिर अपोजिट भी चलेगा। when b is टेंजेंशियल, सेम डायरेक्शन में हो, उससे एंगल कितना बन जाएगा 0। 3 एंगलों पे, बेसिकली तो 2 ही एंगल है। 90 पर फायदा है, वो कहानी खत्म कर देगा, 0 पर फायदा है, वो 1 बना देगा, और जब b की वैल्यू खत्म हो जाए तो भी एक बेनिफिट है, वो भी ध्यान रखें कि हम लोग एम्पियर्स सेकेंडल लॉ में जब b वैनिश हो जाता है तब लगाएंगे, बेनिफिट मिलेगा। परपेंडिकुलर पे लगाएंगे तो बेनिफिट मिलेगा, और जब टेंजेंशियल होगा तो बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखना, तो तुमने इस जगह पे डेरिवेशन की, तो ये जो पहला वाला अरीना है, पहला वाला एरिया, इस पहले अरीना में b की वैल्यू 0 हो गई, खेल खत्म, आसान रहा। इस वाले में एंगल 90 हो गया, वो भी खत्म हुआ। इसमें भी एंगल
90 हो गया, वो भी खत्म हुआ। और इसमें ही कैसा होगा, टेंजेंशियल, ये इसके साथ ही चलने लगा, वो बेनिफिट है। मतलब एम्पियर्स इलेक्ट्रिकल लॉ से पहली बार निकालते क्या हो, बी। और बी का फॉर्मूला कोई बहुत बड़ी डील लेंगे, अगर तुम थोड़ा दिमाग में सोच के चलो तो। सब सीधी सीधी बात थी, 4 लोग लिखे, इसमें 3 तो खत्म ही हो गए। उसके बाद में डीएल का इंडिकेशन क्या बना, एल, और करंट की जगह पे क्या लगा दिया, बस एल एन आई, एल से एल काटा, बी का फॉर्मूला बी नॉट एन आई। इस जगह तुम्हारा एम्पियर सर्किटल लॉ और सोलेनोइड के द्वारा बी निकालने का फॉर्मूला फिनिश होता है। अब तुम चैप्टर का चौथा पॉइंट देखो। यही लिखता है क्या, कुछ और है, मैं ही लिखवाया। ओके, also moving charge placed in a magnetic field। मैं दोनों ऑफिस का मैं भी दे रहा हूँ फिलहाल, तो इसमें तुम्हें क्या पढ़ना है। इसमें 2 बातें पढ़नी है। पहला, फोर्स तो लगेगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, या फिर ऐसा समझ लो कि फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स निकालने का फॉर्मूला। और दूसरा, फोर्स की डायरेक्शन, कि वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। हालांकि हमें ये समझना होगा कि होगा क्या है, लगता क्या, मतलब है क्या चक्कर। लेकिन पहले मैं मैप में आ गया, इसके अंदर तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए पहली बात, और तुम्हें इसी के अंदर पता होना चाहिए फोर्स निकालने की डायरेक्शन निकालने का क्या रूल है। उसके लगभग 3 रूल है, स्क्रू, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, डायरेक्शन निकालने की 3 रूल अलग अलग। पहला स्क्रू रूल, दूसरा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अरे टॉपिक अपने आप में ना एक बहुत बड़ी मिसाल लेकर आता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और अगला इसी के अंदर राइट हैंड पाम रूल, हाथ पांव सबका इस्तेमाल है, राइट हैंड पाम। फिर जब फोर्स निकालने का फॉर्मूला मिल जाएगा, उसके अंदर 3 मेन केस निकल जाएंगे, ध्यान रखना। एक तो होगा लीनियर मोशन, दूसरा होगा सर्कुलर मोशन, मोस्ट इंपोर्टेंट सर्कुलर मोशन। समझने में भी मजे आ जाते हैं यार, ये भी कंसेप्ट ही था, आप तक कहां छुपाता जब। और उसके बाद में हेलिकल मोशन, हेलिकल मोशन ये तुम्हारे चौथे पॉइंट की कहानी है, इसमें इतना पढ़ना है। अच्छा, ये वैसा बिल्कुल नहीं, जब दिखने में अच्छे लग रहे हैं, ये बड़े नहीं, बड़े हैं, 6 के 6 बड़े हैं। अच्छा खासा फोर्स इन मूविंग चार्ज में सबसे पहले बेसिकली जानोगे कि फॉर्मूला क्या है, फोर्स निकलती है, उस बात का क्या मतलब है, ये क्या टॉपिक है। टॉपिक के बाद में तुम ये केसेस पढ़ोगे, पहले टॉपिक पढ़ोगे। टॉपिक के लिए तो कुछ बोला ही नहीं है, वो तो हेडिंग डाल दी है बस। लेकिन देखो, वो जरूरी है बातों को बताना कि हम किस चीज में कितना पढ़ने वाले हैं, बस भाना कर ही जा रहे हैं, पता ही नहीं कब आदम है कब अंत है, कोई बात नहीं, कोई बेनिफिट नहीं। क्या समस्या है तुझे, क्या हुआ, कुछ क्यों है?
लिख ले। हाँ भाई ये तो बहुत आवश्यक है, ये एलिकल लीनियर लीनियर सब। तो बता, जब तुम ये 4 चैप्टर पढ़ लो तुम्हारा एक आधा लोड खत्म हो जाएगा फिजिक्स का। इनमें परफेक्शन लाते जाना बस। निकलिए कि सबने निकलिए, तो तुम कल करोगे ठीक।